आज हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला के बारे में। इसके पहले आप लोग जे थॉमसन का नाम सुने हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। उन्होंने भी एटम को लेकर के अपना एक मॉडल दिया था, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं, जिसके अनुसार पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स एटम के हर जगह में पाए जाते हैं, एटम के अंदर। और दोनों का जो नंबर्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन्स का, वो सेम होता है एज ए होल, इसीलिए एटम हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। लेकिन रदरफोर्ड और उनके साथी गीजर और मार्सडेन के द्वारा एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया था, खास करके गोल्ड का एक पतला सा फॉयल को लेकर के। गोल्ड का पतला एक फॉयल से अल्फा पार्टिकल्स को वो पास करवाए थे और अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग उन्होंने देखा था और स्कैटरिंग का एक फार्मूला निकाला था, जिस फार्मूला के आधार पर उन्होंने ये एज्यूम किया था जो एटम के हर जगह में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं पाए जाते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दे आर कंसंट्रेटेड एट अ वेरी स्मॉल रीजन, बहुत ही छोटा रीजन, जिसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस दिया था। इस तरह से न्यूक्लियस को उन्होंने डिस्कवर किया था। और बाद में डिफरेंट मेटेलिक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ही हायर है, गोल्ड के साथ प्लेटिनियम, ये सब के ऊपर में डिटेल स्टडी किए थे गीजर और मार्सडेन, और उनका जो स्कैटरिंग फार्मूला को वेरीफाई किया गया था। तो थोड़ा सा देखते हैं। मान लिया जाए ये एक न्यूक्लियस है, सपोज ये एक न्यूक्लियस है, जिस न्यूक्लियस का चार्ज होगा, अगर कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर Z है, तो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल पाए तो उसका चार्ज अगर E है, तो टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू प्लस ZE। दिस इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल का भी चार्ज आप लोग जानते हैं। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन पाए जाता है और 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं होता, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा 2E। तो ये P से बहुत ही दूर एक सोर्स से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं और जिसका वेलोसिटी है कैपिटल V। ये जब अल्फा पार्टिकल आएंगे तो ये जो न्यूक्लियस का चार्ज, ये हम लोग एज्यूम किए, क्योंकि जो रदरफोर्ड जो गोल्ड फॉयल से जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो आप लोग जूनियर्स लेवल में आप लोग स्टडी किए हैं, इंटर लेवल में। ये अगर एक गोल्ड फॉयल है तो ये जो अल्फा पार्टिकल का जो पेंसिल बीम, एकदम फाइन बीम जो जा रहा था, अगर गोल्ड पार्टिकल नहीं था, एक्सपेरिमेंट को अगर वैक्यूम में किया जाता तो अगर फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट का एक जगह में ये इफेक्ट कर रहा था। लेकिन अगर इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग वैक्यूम में ना करके इसके रास्ता में कोई पार्टिकल आ जाए या कोई एलिमेंट अगर डालते, सपोज गोल्ड फॉयल अगर डालते हैं, जिसका गोल्ड का एटॉमिक नंबर आप लोग जानते हैं 79, तो इसमें 79 एटॉमिक नंबर में 79 पॉजिटिवली चार्ज, तो जेड का मान हो जाएगा 79। तो देखा गया एक ही जगह में जो टकरा रहा था, अभी एक जगह में नहीं है, ये बीम इससे पार होने को स्कैटर्ड कर जा रहा था। कुछ है अनडिफ्लेक्टेड पार हो जा रहा था, सीधा एकदम अनडिफ्लेक्टेड। कुछ थोड़ा एंगल में स्कैटर्ड कर रहे थे और कुछ ज़्यादा एंगल में भी स्कैटर्ड कर रहे थे। ऐसा भी देखा गया 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो एकदम जिस रास्ता में जा रहा है उसी रास्ता से वो वापस आ जा रहा है। तो ये जो देखने के बाद जो एक थ्योरी उन्होंने बनाया, उसी का आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो मान लिया जाए जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एटम के हर जगह में नहीं है, ऐसा एज्यूम किया जाए, हर जगह में नहीं है, एटम का एक छोटा सा भाग में, जो कि आज हम लोग, तो ये तो प्रूव हो गया, आज हम लोग जानते हैं इसको लेकर के, एटम का एक छोटा सा पार्ट में हम लोग पॉजिटिवली चार्ज को पाते हैं। लेकिन उस समय तो पता नहीं था, इसलिए थ्योरी हम लोग बना रहे हैं। मान लिया जाए यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है कोई एक एटम का, तो इसको हम लोग न्यूक्लियस मान रहे हैं। अल्फा पार्टिकल इधर आ रहा है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है वो भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, इसलिए ये आ नहीं पाएंगे यहाँ से। ये था उसका ओरिजिनल रास्ता। अगर न्यूक्लियस नहीं रहता, इलों के बीच में अगर रिपल्सन अगर नहीं होता, तो इस रास्ता से वो पार होता। ये ओरिजिनल था उसका रास्ता, लेकिन ऐसा जा करके वो यहाँ से वो एक पाथ आप लोग देख रहे हो, इस पाथ से वो डिफ्लेक्ट कर गया।
तो जिस रास्ता से वो आ रहा था ये उसका ओरिजिनल रास्ता था, लेकिन इस रास्ता से वो डिफ्लेक्ट कर दिया। दोनों के बीच का जो एंगल होगा, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ स्केटरिंग। ये है हमारा फाई है एंगल ऑफ स्केटरिंग। उसके बाद जो ओरिजिनल जो डायरेक्शन है, अगर मान लीजिए ये अल्फा पार्टिकल अगर ऐसा आता, ऐसा अगर ये न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, रिपल्सन अगर नहीं होता, तो ओरिजिनल ये डायरेक्शन होता, तो न्यूक्लियस के से ये जो डिस्टेंस होता है m का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। इस फिगर के लिए यहाँ से वो वापस चला जा रहा, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस फिगर के लिए ये होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और एक फिगर हम लोग यहाँ पर बनाए हैं। मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल एकदम डायरेक्ट न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, एकदम स्ट्रेट पाथ में आ रहा है, तो ये भी रिपल्स, ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, तो ये रिपल होगा, अपने ही पाथ में रिट्रेस्ट कर जाएगा, तो एकदम न्यूक्लियस तक पहुंच नहीं पाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे क्लोजेस्ट अप्रोच। तो मान लिया जाए न्यूक्लियस का चार्ज, पहले ही मैंने बोला है न्यूक्लियस का चार्ज होगा Zd, तो ए बिंदु मीन्स इस बिंदु का पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, 1/4πε0 Q बाई डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस मैंने यहाँ पर होगा d, और Q न्यूक्लियस का चार्ज तो होता है Zd। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट ए। जब अल्फा पार्टिकल ए में आएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था हम लोग पढ़े, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर। आर मैंने तो ये डिस्टेंस है d, Q1 मैंने इसका चार्ज Zd होगा, Q2 मैंने अल्फा पार्टिकल का चार्ज वो कितना होता है 2e, पहले ही हम बात किए, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा इतना। अब देखिए आप, यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो मूव कर रहा था, पहले जो मूव कर रहा था उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था, धीरे धीरे करके काइनेटिक एनर्जी घट रहा, और यहाँ पर पूरी काइनेटिक एनर्जी घट करके जीरो हो गया। अब इसका जो टोटल एनर्जी होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो पूरी कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम लोग बोल सकते हैं इस जगह में काइनेटिक एनर्जी तो ही बदल गया किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि धीरे धीरे जो जा रहा है रिपल्सन के चलते उसका तो वेलोसिटी घटेगा, तो स्पीड घटने से तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। काइनेटिक एनर्जी घट रहा है लेकिन रिपल्सन बढ़ रहा, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। इस जगह में काइनेटिक और पोटेंशियल आपका बराबर हो जाएगा। तो हाँ, ये है पोटेंशियल एनर्जी। जब एकदम क्लोजेस्ट अप्रोच में रहेगा, जो हम बोले ए में, तो क्या होगा, क्लोजेस्ट अप्रोच में दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से इजीली हम लोग डी निकाल सकते हैं। डी अगर इधर ले जाए तो ई इधर आ जाएगा। तो ये जो हमारा डी था आपका डिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, जो डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये हमारा निकल गया। अभी हम लोग एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, फाई माने एंगल ऑफ स्केटरिंग, पी इम्पैक्ट पैरामीटर, और डी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस फिगर के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है डी, और इस फिगर में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है एक्स। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट पी, इस पी बिंदु में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा, हाफ एम स्पीड का स्क्वायर। पी में तो स्पीड था भी, तो अल्फा पार्टिकल एट पी होगा हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट ए, जितना वो सामने आ रहा है उतना तो उसका स्पीड घटते जा रहा है, लेकिन इस फिगर में यहाँ पर वो जीरो नहीं हो रहा, वो धीरे धीरे करके उसका स्पीड घट रहा है, लेकिन ऐसा करके वो डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगा कितना, हाफ एम स्मॉल वी स्क्वायर, तो होगा हाफ एम स्मॉल वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट ए, यहाँ पर का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता 1/4πε0 चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज माने Q1 न्यूक्लियस का चार्ज, Q2 अल्फा का चार्ज, और डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इस फिगर के लिए तो डिस्टेंस है हमारा x, इसलिए इनटू बाई डिस्टेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आधार पर जो भी अल्फा पार्टिकल का जो भी काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ज़्यादा था, ये काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा यहाँ पर घट करके थोड़ा कम हो गया, और बाद बाकी एनर्जी तो एनर्जी का कंजर्वेशन का नियम के आधार पर क्या, अगर यहाँ पर उसका टोटल एनर्जी पूरी काइनेटिक ही था, और वो अगर मान लीजिए 20 था, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अगर घट करके मान लीजिए 15 होता, और 5 एनर्जी क्या होगा, वो पोटेंशियल में रूपांतरित हो जाएगा रिपल्सन के चलते। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो
पहले का जो टोटल एनर्जी था काइनेटिक के फॉर्म में वो था हाफ mv²। पहले काइनेटिक एनर्जी इतना था, पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, तो टोटल एनर्जी इतना था। लेकिन जब वो ए में गया तब काइनेटिक एनर्जी इतना बन गया और पोटेंशियल एनर्जी इतना बन गया। इसी को थोड़ा सा हम लोग अगर सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको इस बार में ले आए, सॉरी इसको हम इस बार में ले आएंगे तो हाफ mv² का mv², ये हाफ mv² माइनस ये वाला हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए ये जो 2 को यहाँ पर कॉमन अगर लेकर के 2 को ऊपर उठा देंगे और m को हम लोग कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर तो m नहीं है, कॉमन नहीं ले सकते, तो यहाँ पर m एक तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो हल्का सा सिंप्लीफाई करने से ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा। और यहाँ पर यस v², तो ये v² है, यहाँ पर v² को अगर कॉमन लेंगे, यहाँ पर v² अगर ले लिए तो 1 बचा, यहाँ पर तो नहीं है, तो बाई v² हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। और v² इक्वल टू v² 1 माइनस b का मतलब ये वाला पूरा पार्ट, x को छोड़ करके पूरा जो पार्ट है वो है हमारा b। इसका वैल्यू बाद में हम लोग पुट करेंगे। तो ये है इक्वेशन 1। तो अब ये v और ये v के बीच का एक रिलेशन हम लोग निकालेंगे, उसके बाद इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो देखिए वही फिगर को फिर से बनाएं। एंगुलर मोमेंटम आप लोग जानते हैं कोई भी रिएक्शन में वो भी कंजर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम और अल्फा पार्टिकल एट पी, यहाँ पर अबाउट n, इस n के अबाउट में माने इस दिशा में एंगुलर मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल एट पी। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, यहाँ पर का मोमेंटम है m मास है, v है उसका स्पीड, और एंगुलर मोमेंटम माने मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये है हमारा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल एट p अबाउट n के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर इतना होगी। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट a में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, a में मास तो वही सेम है m, स्पीड a में है v, और जो डिस्टेंस होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कितना, ये होगा x। तो हम लोग बोल सकते हो जो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर और यहाँ पर p में a में ये सेम रहेगा, दिस इक्वल टू दिस, और यहाँ से m हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। तो स्मॉल v बराबर कैपिटल V इंटू पी बाई एक्स। तो वो जो इक्वेशन हमारा था, ये जो इक्वेशन ये 1 था, तो स्मॉल v के जगह में हम लोग कैपिटल V पी बाई एक्स, ये स्क्वायर था तो स्क्वायर हम लोग कर देंगे। तो यहाँ से ये वाला हम लोग का कैंसल आउट हो जाएगा। तो p² इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, ये x² इधर आ जाएगा, तो p² इक्वल टू x² इतना। अब ये x² को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर ये x² को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x² मल्टीप्लाई हो जाने से ये हमारा कट जाएगा, तो बचेगा कितना, p² का p², यहाँ पर अगर एक ठो x अगर ले लेंगे, एक ठो x, तो यहाँ तो x² है और एक ठो x बचेगा, यहाँ से अगर x ले लेंगे तो b बचेगा। तो ये एक ठो फार्मूला हमारा हो गया, p² इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस b। अब ये जो फिगर का ज्योमेट्री के आधार पर हम लोग ये हाई पैराबोला का जो इक्वेशन है, खास करके इसेंट्रिसिटी वगैरह सब निकाल करके बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसेंट्रिसिटी के आधार पर x का फार्मूला होगा p cot θ/2। तो अब जहाँ पर x है, x के जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे, p cot θ/2। यहाँ पर भी p cot θ/2, यहाँ पर भी p cot θ/2। अब देखिए ये जो हमारा एक p है ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा p cot θ/2 इंटू p cot θ/2। तो cot θ/2 इंटू cot θ/2 क्या होगा, cot² θ/2 इंटू p, फिर माइनस b का है इंटू cot θ/2। अब हम लोग क्या किए, इसको इस पार में ले आए, ये प्लस हो गया, और ये तो था ही, इसको इस पार में ले आए और p को फिर कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम लोग p को कॉमन ले लेंगे तो इतना बचेगा। अब b बराबर क्या होगा, ये cot θ/2 इधर भी भागा कर दीजिए, तो cot θ/2 इसके साथ भी डिवाइड होगा, तो खाली एक ठो cot θ/2 होगा, इसके साथ अगर भागा होगा डिवाइड होगा 1/cot θ/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा tan θ/2। तो cot θ/2 को लिख सकते हैं cos बाई साइन, और tan को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। एलसीएम ले लीजिए इतना, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये इसको नीचे वाला को गुना कर दिए, फिर इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये आएगा। अब हम लोग
इस नीचे में अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं 2, तो ऊपर में भी एक 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 आप लोग जानते हैं साइन थीटा होता है, क्योंकि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, यहाँ थीटा बाई 2 है तो साइन थीटा होगा। और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आप लोग जानते हैं कॉस थीटा होता है। और तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा हमारा क्या, 2p तो है, कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई टेन थीटा, तो ये टेन थीटा तो अगर इधर जाएगा तो टेन थीटा बराबर क्या होगा 2p बाई बी, तो इधर आ जाएगा। अब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ स्केटरिंग ये हमारा है फाई, तो ये जो पूरा टोटल एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक ये तो होगा 2 पाई। तो फाई थीटा और थीटा को जोड़ने से हम लोग का मिलेगा 2 पाई। यस, या तो हम लोग फाई को 2 पाई नहीं, गलत बोल दी, पाई, ये पूरा होल एंगल हमारा पाई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, पाई इक्वल टू, पाई माने 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, तो पाई बराबर क्या लिख सकते हैं थीटा प्लस फाई, तो 2 थीटा प्लस फाई, तो फाई बराबर क्या लिख सकते हैं पाई माइनस 2 थीटा, तो वही लिखे हम लोग फाई बराबर पाई माइनस 2 थीटा। यहाँ पर भी 2 ले लीजिए, बाई 2 कर दीजिए, यहाँ पर भी बाई 2 कर दीजिए, यहाँ पर भी बाई 2 कर दीजिए, तो ये हमारा बनेगा। अब कॉट दोनों तरफ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कॉट 5/2, इधर कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है 10 थीटा, लेकिन हम लोग यहाँ पर साबित किया 10 थीटा बराबर 2p बाई बी होगा। तो कॉट 5/2 बराबर 2 पाई बाई बी, और यहाँ से p बराबर ये b इधर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो हाफ b कॉट 5/2। अब हम लोग b का वैल्यू पुट करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि b का वैल्यू हम लोग जो लिए थे, ये वाला वैल्यू b का वैल्यू, ये जो पार्ट था ये b का वैल्यू भी पुट करते हैं। तो b का वैल्यू पुट करने के बाद, यहाँ पर b का वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू पुट कर देंगे, फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, ये 2 को हम लोग नीचे उतार देंगे, mv² बाई 2 कर देंगे, हाफ mv² माने काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और कॉट 5/2 का उतना ही हम लोग लिख रहे हैं। अब हम लोग पहले ही दिखाए हैं d इक्वल टू हम लोग प्रमाण किए पहले, आप लोगों को याद होगा d, तो d बराबर हम लोग निकाले हैं, ये जो पार्ट है ये पार्ट, वही d को यहाँ पर ले रहे हैं। d बराबर इतना है, तो यहाँ से d/2 अगर हम लोग कर लेंगे तो इतना बनेगा हमारा, d/2 माने इतना। तो आप लोग देखिए इस फॉर्मूला में p इक्वल टू p, ये जगह में, ये जो जगह है इस जगह के लिए क्या लिखेंगे d/2 कॉट 5/2, तो ये है रिलेशन हमारा p d और फाई के बीच में, ये रिलेशन जो हम लोग निकालना चाह रहे थे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एकदम मेन टॉपिक में जाते हैं, रदरफोर्ड स्केटरिंग फार्मूला को लेकर। तो मान लिया जाए फिगर को थोड़ा हम लोग चेंज करें, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को इम्पैक्ट पैरामीटर जो डिस्टेंस है वो हम लोग लिए हैं क्या p लिए हैं, जो आप लोगों को याद होगा इस फिगर में ये डिस्टेंस को हम लोग माने हैं p, जो इम्पैक्ट पैरामीटर हमारा है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर को अगर रेडियस मानेंगे तो ये जो एरिया हो जाएगा ये होगा पाई p²। तो इधर भी जो पार्टिकल आएगा ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, मीन्स ये 2D फिगर है, 3D अगर होता तो थोड़ा अच्छा होता। तो जो भी पार्टिकल्स आएंगे हमारा इस सरकमफेरेंस में के रास्ते में आएंगे, वो फाई एंगल में डिफ्लेक्ट करेंगे, और जो एकदम डायरेक्टली इधर आएंगे, एकदम सरकमफेरेंस में एकदम डायरेक्टली इधर आएंगे, वो फाई एंगल से ज़्यादा एंगल में स्केटर्ड करेंगे। तो ये जो एरिया है ये हम लोग सिग्मा को बोलेंगे, हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसका एरिया क्या होगा, ये अगर सर्कल है तो पाई p² होगा इसका एरिया। अब हम लोग जो गोल्ड फॉयल जो लिए हैं, गोल्ड फॉयल का मान लीजिए उसका थिकनेस है t, और बहुत बहुत पतला लिए, और ये हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा, जो एज्यूम करके हम निकाले हैं जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, जैसे ये अगर गोल्ड फॉयल होगा, अगर मान लीजिए ये होगा थिकनेस t, ये होगा थिकनेस t, तो सवाल मन में आ सकता है एक न्यूक्लियस से तो खाली वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इससे भी तो करेगा, इससे भी तो करेगा, लेकिन इतना पतला मानते हैं, मान लीजिए एक ही न्यूक्लियस के साथ उसका इंटरेक्शन होगा टी थिकनेस में। तो वॉल्यूम पूरा कितना होगा, अगर एरिया पूरा ए है, ये पूरा एरिया ए है और ये थिकनेस अगर टी है तो वॉल्यूम होगा ए इंटू टी। तो पर यूनिट वॉल्यूम में अगर n न्यूक्लियस है तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस पूरा गोल्ड फॉयल में होगा n80। तो अब ये सिग्मा अगर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो जो हमारा जो टारगेट एरिया या तो एग्रीगेट जो क्रॉस सेक्शन होगा
वो सिग्मा के साथ ये हमारा ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर जो मिल रहा है ये हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये होगा इतना में ही वो टकरा सकता है, ये होगा एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन। अब हम लोग एक तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी, जो कोई एक अल्फा पार्टिकल 5 एंगल से ज़्यादा एंगल में स्कैटर्ड करेगा तो उसका ये फार्मूला होगा। आप लोगों को याद होगा, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन में, हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स बाय नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इक्वल टू, हमारा फार्मूला था एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन बाय टोटल एरिया। तो टोटल एरिया अगर ए ले रहे, अभी एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन वो निकाला सिग्मा ए एन टी। मान लीजिए नंबर ऑफ जो इंटरेक्टिंग पार्टिकल है जो इंटरेक्ट करेगा वो एन एस है, और जो इंसिडेंट कर रहा है कुछ इंटरेक्ट इसमें नहीं भी कर सकता, इस एरिया में नहीं भी कर सकता, वो है एन आई। तो एन एस बाई एन आई इक्वल टू इतना होता है, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन में। तो उसी के आधार पर हम लोग लिख सकते हैं एन एस बाई एन आई बराबर इतना, यहाँ पर ए हमारा कैंसल आउट हो गया। एन आई क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो इंसिडेंट हो रहा है, एन एस मैंने क्या जो इंटरेक्ट हो रहा या जो इंटरेक्ट हो रहा वो वैसा अल्फा पार्टिकल। एन आई है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो आ रहा, वैसे अल्फा पार्टिकल जो ग्रेटर एंगल में स्केटर्ड हो रहा उसका संख्या एन एस। तो एन एस बाई एन आई इक्वल टू सिग्मा एन टी, और सिग्मा का जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम लोग निकाले हैं पाई आर स्क्वायर, वो हम लोग पुट कर देते हैं, सॉरी पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई पी स्क्वायर, तो पाई पी स्क्वायर एन टी। एन एस बाई एन आई को मान लिया जाए एफ, और पी का तो फार्मूला अभी हम लोग निकाले, पी इक्वल टू इतना होता है, ये पी है। तो एन एस बाई एन आई के जगह में एफ लिखेंगे, और पाई का पाई, एन टी का एन टी, पी के जगह में ये वाला पार्ट लिखेंगे, ये है इसका स्क्वायर है तो पी का स्क्वायर है तो सब में स्क्वायर ले लेंगे, कॉट में भी हमारा स्क्वायर हो। इसी को हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।